हमारे यहाँ से जितने भी क्रिमिनल थे उनको आपने अपने पास जगह दे दी। आज भी भारत के अंदर पंजाब के अंदर कत्ल होता है, जिम्मेवारी वहाँ से ली जाती है। गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं, ये क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से अब साथ आ गए? एक तो ये है कि दोनों में कॉमन एनिमी है। ऐसे कोई अपराध की वजह से भाग के गया था, उसे खालिस्तान मूवमेंट की तरफ से भाग के गया था। जिन जिन देशों ने ऐसी एलिमेंट्स को अपने देश में पनाह दी है, उन सभी देशों को बाद में नुकसान उठाना पड़ा। आप राजनीति कीजिए, राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकिए। कनाडा के अंदर पंजाब में कानून व्यवस्था और खासकर गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों का जो नेक्सस बना है, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी एसएस विर्क हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो नया नेक्सस डेवलप हुआ है, ये शुरुआत से था, ये कुछ हाल ही में कुछ सालों में जो गैंगस्टर हैं पंजाब के और जो टेररिस्ट हैं, इनका जो नेक्सस बना है? नहीं, देखिए, इस तरह से डेवलपमेंट हुई है। कनाडा की धरती से दो तरह के आदमी ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो इस तरह के हैं जो यहाँ पर अपराधीकरण में पैर रखते थे, गैंगस्टर से फिरौतियाँ लेते थे, कत्ल करते थे, सुपारी लेके आदमी मार दिया, इस तरह का एक ग्रुप था। और जब पुलिस का थोड़ा प्रेशर बढ़ा तो यहाँ से भागते हुए कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स लिए, कुछ और ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश की। कुछ कनाडा चले गए, कुछ और देशों में भी गए, मगर कनाडा में इन लोगों ने अच्छा बेस बना लिया। दूसरी तरफ मिलिटेंट्स, जो खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में पहले एक हिंसक रूप धारण कर गई थी, एक उन लोगों के कुछ छूटे हुए भाग थे, जिनमें से कुछ लोग वो भी गलत डॉक्यूमेंट्स पे या किसी तरह से इधर उधर, कोई एक देश में चला गया, वहाँ से दूसरे में चला गया, फिर असाइलम लेने के लिए कनाडा पहुँच गए। अच्छा, बहुत सी हमारे लोकतंत्र के अंदर जहाँ पर बहुत सी अच्छे पॉइंट हैं उसके अंदर, वहाँ पर कुछ ऐसी खामियां भी हैं जो इनहेरेंट रहती हैं, उसके अंदर रमी रहती हैं। वो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, और अगर इनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो इनको बाहर आने का हक होना चाहिए, हम इनको अपनी जगह देंगे। तो उस लाइन के अंदर इन लोगों ने वहाँ पर एक शरण मिल गई इनको पॉलिटिकल असाइलम, वो राजनीतिक शरण एक उन्होंने दे दी। मगर उसका जो आज खमियाजा भारत को क्या भुगतना पड़ा। अब देखिए, ये सारे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। ट्रूडो साहब ने 3 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी भी था और जिसके बारे में कुछ गैंगस्टर होने के भी कुछ दोष लगते हैं, सामने आ रहे हैं, उसके मारे जाने में कुछ सेंट्रल एजेंसीज को ब्लेम करने की कोशिश किया है उन्होंने। और उनका ये कहना है कि उनके साथ कुछ और देश भी हैं जो ये विश्वास रखते हैं, जिनको ऐसा। अब देखिए, मेरा इसमें क्या कहना है कि आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपके देश में हर तरह की कनाडा एक बड़ा प्रोग्रेसिव देश है, आपके पास अच्छी पुलिस है, तो आप उनको पकड़िए ना, पकड़ के इन्वेस्टिगेट करके साबित कीजिए कि उन्होंने किया है। और अगर मान लीजिए हमारी एजेंसीज का भी हाथ आता है, कानूनी कार्रवाई कीजिए, आपको कौन रोकता है। मगर बिना सबूत के इस चीज़ को तूल मत दीजिए, मेरा ये कहना है। और दूसरा, आज आपकी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है, आज आप अल्पमत में हैं, वहाँ पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, आपको किसी की सहायता लेनी पड़ती है, आपने ऐसी पार्टी की सहायता ले रखी है, एनडीपी की, जो आपको पावर में रखने में सक्षम है। अब वो उसके अंदर इस तरह की एलिमेंट्स का बहुत बोलबाला है। अब उनके प्रेशर के नीचे आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब देखिए, इस चीज़ को भारत के एंगल से देखिए, भारत के दृष्टिकोण से देखिए। हमारे यहाँ से जितने भी क्रिमिनल थे उनको आपने अपने पास जगह दे दी। आज भी भारत के अंदर पंजाब के अंदर कत्ल होता है, जिम्मेवारी वहाँ से ली जाती है।
आज भी कनाडा से फ़ोन आता है, फिरौती पंजाब के बिजनेसमैन से या ट्रेडर से ली जाती है। हाल ही में एक कांग्रेस के नेता का मर्डर हुआ और अर्श डल्ला ने जिम्मेदारी कनाडा में बैठ के ली कि हमने मरवाया। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये एक विडंबना है जिसको शायद ये लोग समझते नहीं हैं। अब देखिए, मेरे विचार में इनको कम से कम अपना अपना हाउस घर जो है वो तो ठीक तरह से रख लेना चाहिए। ये हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। देखिए, और दूसरा क्या है, अपने घर की तरफ बैकग्राउंड क्या है, पार्श्वभूमि क्या है, वो नहीं देख रहे। वो उसके अंदर अगर आप देखें, 2 साल पहले रिपुदमन सिंह मालिक का कत्ल हुआ, वो भी इन्हीं एलिमेंट्स ने किया। उससे पहले तारा सिंह हेर करके एक बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर एक बार अटैम्प्ट हुई, बाद में उनको मार दिया गया। कुछ और भी इस तरह की वारदातें हुई। उससे पहले 85 में इन्हीं एलिमेंट्स ने एक जहाज़ उड़ा दिया था जिसके अंदर 300 से ज़्यादा लोग कनाडा के और भारतवर्ष के मारे गए थे। उसमें कनाडा की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करते हुए इन्हीं एलिमेंट्स को जिम्मेवार ठहराया था कनिष्का केस के लिए, और उन पर केस चलाया गया था और उसमें उनको सज़ा हुई थी। उस सारी बैकग्राउंड की तरफ दुर्लक्ष्य करते हुए प्रधानमंत्री कनाडा के आज भारत के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। देखिए, भारत ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया है और हम ये कहते हैं कि आप ढूंढो, हमें सबूत दीजिए, अगर कोई होगा तो हम भी कार्रवाई करेंगे। उसी एक वो अकबर इलाहाबादी उनका एक शेर है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। अब देखिए, लोकतंत्र है तो हम लोकतंत्र की तो बात करेंगे ना। जी बिल्कुल। हम लोकतंत्र के मूल्य आप मेंटेन करो, हम ये तो डिमांड करेंगे ना। हमारे सब भगौड़ों को आप अपने देश में रख रहे हैं, उनकी वारदातें आज भी पंजाब में हो रही हैं, वो कनाडा में बैठ के जिम्मेवारी ले रहे हैं। उनको एक तरह से खुला मैदान अपनी कार्रवाई के लिए मिला हुआ है और साथ में हमारे ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि हम उनको गलत से गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक सवाल सर, जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ से जो क्रिमिनल हैं भाग के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा चले गए, ये जो सर कनाडा में एलिमेंट्स हैं, ये जो खालिस्तानी एलिमेंट जिनको कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि ये यहाँ से जो यूथ है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं कनाडा की तरफ नौकरियों के नाम पर या उनको रोज़गार के नाम पर? देखिए, उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें से लड़के जा रहे हैं और उनको एक बार जाने के बाद इस तरह का एक गैर जिम्मेवाराना माहौल मिल जाता है तो उसमें से कुछ यंग लोग गुमराह होने का पूरा चांस है। और मैंने देखा है कुछ हुए हैं लड़के, मगर ये हो जाता है बाद में बहुत से मुख्य धारा में वापस भी आ जाते हैं। मगर मुझे जो लगता है ना कि कनाडा को अपना they'll have to set their own house in order, और ये ज़रूरी है बजाय इसके कि वो सारा फोकस हमें दोष देने पे दें, उन लोगों के अंदर आने का सिस्टम थोड़ा ठीक करें। असाइलम देने से पहले असेस कर लें कि ये आदमी सही है या गलत है। उसी आप राजनीति कीजिए, राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकिए कनाडा के अंदर। एक सवाल ये था सर कि जो गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं, ये क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से अब साथ आ गए? इनका ये ड्रग मनी की बात कर लें या तस्करी की बात कर लें, ये फंडिंग की बात कर लें, क्या है सर? नहीं, देखिए, ऐसा होता है जिस वक्त एक तो ये है कि दोनों में कॉमन एनिमी है। उसी भारत से भाग के गए थे, कोई अपराध की वजह से भाग के गया था, कोई मिलिटेंट मूवमेंट की तरफ से, खालिस्तान मूवमेंट की तरफ से भाग के गया था, और एक दूसरे को ये बाद में वहाँ पर दोनों के अंदर एक क्लियर डिवीजन थी। मगर कनाडा के अंदर वो डिवीजन कम होने लग गई है और एक दूसरे के लिए ये मदद के लिए हाजिर रहते हैं। वो शायद दोनों को सूट भी करता है, पॉलिटिकली भी उनको वहाँ पर जो है थोड़ी मदद मिल गई है, जिसकी वजह से उनके हौसले थोड़े बढ़ गए लगते हैं। मेरी नज़र में इस तरह के एलिमेंट्स किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे को के लिए पॉजिटिव साबित नहीं होते। अल्टीमेटली जिन जिन देशों ने ऐसी एलिमेंट्स को अपने देश में पनाह दी है, उन सभी देशों को बाद में नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे वो स्वीडन था, चाहे वो डेनमार्क था, चाहे वो फ्रांस था, उन्होंने बाद में खुले बोल नहीं सकते
मगर वो बाद में अपनी व्यवस्था बताई। क्या सर इसमें जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट रहता है? देखिए डेफिनेटली इनमें से ट्रेनिंग, सप्लाई ऑफ वेपन्स, थोड़ी और मॉरल सपोर्ट वो डेफिनेटली है आईएसआई की तरफ से। और सोशल मीडिया का भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आप मैसेज भेज दीजिए, वो एक सर्कुलेट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। तो जो मैसेज आप जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहते हो ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड वो हर जगह पहुँच जाता है। उसके नुकसान हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें अपनी लोकतंत्र को मजबूत रखना पड़ेगा। हमें अपने देश को का जो इंटरेस्ट है वो वॉच करना पड़ेगा। और देखिए मुझे यकीन है हमारा लोकतंत्र भी स्ट्रांग है, हमारे देश की आपस में सभी कुछ अलग अलग होते हुए भी देश की जो यूनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग है। मतलब इस तरह के एलिमेंट्स हमारा लोकतंत्र का नुकसान नहीं कर सकती। हाँ, हमें सुइयां चुभ हो सकती हैं जो अभी चुभ हो रही हैं। क्या सर जो पंजाब ने दौर देखा, आपको लगता है कि ये हालात उस तरफ फिर बढ़ रहे हैं या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए मैं जिस वक्त पंजाब में हिंसा अपने पूरे जोर पे थी 80s के अंदर, मैं उस वक्त पंजाब में काम किया, तो उस वक्त भी मुझे विश्वास था कि हम इनके ऊपर काबू पा लेंगे और हम पंजाब को शांत करने में सफल रहेंगे। एक बार देखिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, इसका इनबिल्ट जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने कहा कि देखो बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यताएं थी, वो ख़त्म हो गई मगर हिंदुस्तान बचा हुआ है। उन्होंने कहा था यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो देखिए भारत अखंड रहेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। और किसी भी तरह से इसको खंडित करने की जो कोशिशें हैं वो फेल होंगी। शुक्रिया सर। तो पूर्व डीजीपी एस एस विर्क बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत की जो सभ्यता है, इसका कुछ ताना बाना ऐसा है कि इसको जल्द मिटाया नहीं जा सकता और जो भी हालात हैं उस पर भारत काबू पाने में पूरी तरीके से सक्षम है।